माननीय भारतीय परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री माननीय श्री रविंद्र जी इम्तियाज से निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन करें। माफ कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम मातरम, अरे मातरम मातरम, भारत माता की। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के इस अधिवेशन में हम सबको आशीर्वाद देने हेतु आए हुए महामहिम राज्यपाल जी, भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के अध्यक्ष सचान जी, भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के प्रभारी और अखिल भारतीय मंत्री वाच्छानी जी, जिस प्रदेश में यह सम्मेलन हो रहा है उस प्रदेश के महामंत्री हरिमोहन जी, मंच के साथी, सामने जो बैठे हुए महानुभाव, अतिथिगण, पत्रकार बंधु, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं देश के कोने कोने से आए हुए पदाधिकारी गण, भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के और माता भगिनी, मैं इस 26वें अधिवेशन का उद्घाटन हुआ यह घोषित करता हूं और आप सभी को लख लख बधाइयां देता हूं। भारतीय मजदूर संघ ने अपने 70वां वर्ष पूर्ण कर 23 जुलाई 1955 को स्थापित होने के पश्चात 23 जुलाई 2025 को 71वें वर्ष में पदार्पण किया और इस 71वें वर्ष में भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ का भी अधिवेशन हो रहा है। यह एक शुभ संयोग है। मुझे आपको बताने में विशेष खुशी होती है कि 23 जुलाई 1955 को जिस भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई, वह स्थापना हमारे ऋषितुल्य, देवतुल्य, ऐसे हम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और उनके साथ इस देश के आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले एवं हमारी पैतृक संगठना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ प्रचारकों के माध्यम से, ऐसे 35 प्रचारकों के माध्यम से भोपाल के अग्रवाल धर्मशाला में इसकी स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई, इसके पूर्व इस देश में 4 संगठना कार्यरत थी कि जो जन्म से ही अपने साथ सदस्य संख्या, धन संख्या, कार्यकर्ता संख्या, संगठना संख्या, सारे उपलब्धता के साथ राजकीय आशीर्वाद के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन भारतीय मजदूर संघ अपने बलबूते पर खड़ा हुआ
23 जुलाई को उनके पास, भारतीय मजदूर संघ के पास सदस्य संख्या 0 थी, संगठनाएं 0 थी, फेडरेशन 0 थे और धन संचय भी कुछ नहीं था। एक भी प्रदेश में हमारा काम नहीं था। जब पत्रकार भाइयों ने उनसे पूछा कि आप, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से पूछा कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने राष्ट्रीय स्तर की संगठन स्थापित की, ये कैसा संभव है? उन्होंने कहा, अभी मैं और मेरा ईश्वर, ये 2 लोग हमारे साथ है और बाकी आने वाला वक्त आपको बताएगा। 1955 में स्थापन होने के पश्चात 1967 तक जितने भी कार्यकर्ता श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ थे और अन्य अन्य राज्यों में प्रचार और प्रसार के लिए निकले, उन्होंने वहां संगठनाएं खड़ी की, वहां पर लोगों से संपर्क किया और 1967 में, यानी पूरे 12 वर्ष पश्चात, भारतीय मजदूर संघ का पहला अधिवेशन हुआ। तब तक भारतीय मजदूर संघ को ना कोई महामंत्री था, ना अध्यक्ष था। 12 वर्ष पश्चात दिल्ली के पंचकुला में अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के पश्चात 1980 के वेरिफिकेशन में भारतीय मजदूर संघ ने सारे संगठनों को पछाड़ते हुए द्वितीय क्रमांक प्राप्त कर लिया। नौ वर्ष पश्चात 1989 के वेरिफिकेशन में भारतीय मजदूर संघ ने प्रथम क्रमांक प्राप्त कर लिया। भारत माता की। प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के पश्चात भी भारतीय मजदूर संघ रुका नहीं, ना रुका ना थका, सतत चलते जा रहा है। और आज 36 वर्ष बाद भी भारतीय मजदूर संघ ने अपना क्रमांक 1 कायम रखा है। आज भी भारतीय मजदूर संघ को कोई भी संगठन पीछे नहीं कर पाई है। 1989 से लेकर आज तक 36 वर्ष जिनेवा में जो आईएलसी होती है उसमें डेलीगेट मात्र भारतीय मजदूर संघ का जाता है। बाकी संगठनों के एडवाइजर उनके साथ रहते हैं। 5 लोग भारतीय मजदूर संघ के रहते हैं और बाकी संगठनों का एक एक प्रतिनिधि होता है। भारतीय मजदूर संघ कभी पीछे नहीं हटा क्योंकि कर्मचारी काम करता है। लेकिन जब बात पैसा देने की आती है तो माह के अंत में संविदा कर्मचारी को 10,000 रुपए मिलते हैं तो रेगुलर कर्मचारी को 50,000 रुपए मिलते हैं। काम दोनों के सरीके है। मैं चाहूंगा कि संविदा की प्रथा बंद हो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद हो। ये कॉन्ट्रैक्टर कितने गलत है ये भी बताने के लिए मैं आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहूंगा। वे हमारे कर्मचारियों के पास से सिग्नेचर तो 15,000 पर लेंगे, 20,000 पर लेंगे, 50,000 पर लेंगे और मात्र हाथ में उनके 10,000 थमाएंगे। इतने बुरे हैं कि जिस अकाउंट में उनके पैसे जमा होते हैं उसका एटीएम कार्ड भी अपने जेब में रखते हैं और एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं और बाद में एटीएम कार्ड वो व्यक्ति को हैंड ओवर करते हैं कि जा तेरा बचा हुआ पगार ले ले तू, वेतन ले ले तू। अरे इस तरीके की बुरी नीयत रखने वाले और कामगारों का शोषण करने वाले ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों के लिए भी हमें नीति तय करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से काम करते हैं उनके लिए एक नीति तैयार करे सरकार।
और उस नीति के तहत हम काम करें। पीएफ तो सरकार देती है उनके हिस्से का, सारा के सारा कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं, अपने जेब में डाल लेते हैं, वहां कुछ जमा नहीं होता, कोई उसकी वेरिफिकेशन नहीं होता। कब तक हम लोग चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे? इस तरीके से काम नहीं होगा। आज कामगार रास्ते पे उतरने के लिए तैयार हो गया है। हर सरकार ये ध्यान में रखे कि इस तरीके से हम लोग सहन नहीं करेंगे। संविदा के कर्मचारियों की जिस तरीके से स्थिति है, वैसी स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी है। उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, उनको पीएफ नहीं मिलता। उनके अधिकार का पैसा है, फिर भी उनको दिया नहीं जाता। ये स्थिति आज रोडवेज की हो गई है और बाकी उद्योगों की हो गई है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग एकजुट होकर पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ उद्योगों को बढ़ाए, लेकिन उतने ही शिद्दत के साथ अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। जब तक अपना अधिकार आप ले नहीं पाते, तब तक कोई कार्य आप ठीक से नहीं कर पाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अंतिम एक बिंदु आपके समक्ष रखता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। आने वाले 15 से 20 दिसंबर के बीच हर जिला लेवल पर, देश के संपूर्ण जिला लेवल पर हमारे ईपीएस 95 के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को, जिनको मिनिमम पेंशन 1000 रुपए मिलती है, ऐसे लोगों के लिए हम आंदोलन करेंगे। सरकार ने सोचना चाहिए, 1000 रुपए में किसका पेट भरता है? कौन अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ भी है तो पत्नी हो तो पति के साथ भी उधर निर्वाह कर सकती है? कम से कम हरियाणा सरकार का एक उदाहरण सामने रखे। हरियाणा सरकार ने सबको 3000 रुपए पेंशन कर दिया है। 1000 रुपए सेंट्रल देगा तो 2000 रुपए हमारे हम सरकार के स्टेट के माध्यम से देंगे। मैं ये कहूंगा कि कम से कम इसका अवलोकन बाकी सरकारें भी करे और उतनी राहत कर्मचारियों को दे। आज ईएसआईसी के अंदर ये स्थिति है कि उसके 21,000 पर सीलिंग है, कर्मचारियों के वेतन बढ़ चुके हैं, वहां पर इंश्योर्ड पर्सन मिलना मुश्किल हो गया है। उसके लिए भी हमारा आंदोलन 15 से 20 दिसंबर के बीच होगा। पीएफ की भी सीमा जो है वो 15,000 से लेकर बढ़ाना चाहिए, 30,000 करना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और इसके लिए हम 15 से 20 दिसंबर हर जिले में खड़े होंगे। मेरा हर सिपाही, हर कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर निदर्शन प्रदर्शन करके माननीय लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री एवं स्टेट के मुख्यमंत्रियों को निवेदन सादर करेंगे जिलाधिकारियों के मार्फत। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि परिवहन का यह सम्मेलन आज हो रहा है और 1 माह बाद लगभग हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर सदस्य जिला कार्यालय पे रहेगा और अपनी मांगे मनवा लेगा। परिवहन का यह अधिवेशन ठीक से हो और यहां जो संदेश दिया जाता है वो पूरे स्टेट में लेकर अपना कार्य करे, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और अंत में हमारे पूर्व पंतप्रधान माननीय अटल जी की कविता की 2 पंक्ति आपके समक्ष रखता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। यदि सर पर बरसे ज्वालाएं, यदि सर पर बरसे ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते, यदि सर पर बरसे ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा
कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे साथियों, आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे जितनी भी आपत्तियां विपत्तियां आए, उनको टकरा कर, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। सरकार आपको साथ देगी, ये आश्वासन मैं आपको देता हूं। सिर्फ आपकी ताकत उनके तक पहुंचना चाहिए और वो कार्य आपका है। मुझे पूरा विश्वास है वो आप करोगे। धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद महामंत्री जी। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री रविंद्र जी हिमते जी ने बीएमएस का इतिहास, उसी के साथ परिवहन का हर समस्या का अच्छी तरह से आपके सामने रखा, क्योंकि वो भी परिवहन से ही आते हैं, महाराष्ट्र से, इसलिए उनको पूरा ज्ञान है। तो उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी इसमें अपने जहाँ पर अधिवेशन हो रहा है, यहाँ के श्री विधायक माननीय श्री जेठालाल जी व्यास यहाँ पर है। मैं महेश जी से निवेदन करता हूँ, महेश जी चतुर्वेदी और प्रेमानंद जी से, कि वो उनका स्वागत सत्कार करें। यहाँ पर आपके यहाँ पर ये